गुड इवनिंग इंडिया। मैं हूं अखिलेश शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी मनोरंजन भारती। सबसे पहले शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के सुकमा से, जहां नक्सलियों के घात लगाकर किए गए हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए, जबकि 7 जवान घायल हो गए। ये जवान सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के थे। घटना कल दोपहर 12 बजे की है, जब जवानों की टीम रोड ओपनिंग के लिए निकली थी। सड़क निर्माण की सुरक्षा में लगे जवान खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। उसी दौरान घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। महत्वपूर्ण बात यह कि 2010 में इसी जगह पर हुए नक्सली हमले में 76 जवान शहीद हो गए थे। इस बीच नक्सल हमले के बाद मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है। और अधिक जानकारी देंगे हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती। जी हां, तो हम आपको बता दें कि जो रोड बन रही थी, रोड बनाने वाली टीम थी, उसकी मदद के लिए गए थे। और आपको ये बता दूं, ये वो रास्ता है जो जहां पे कि ये काम चल रहा था। आप देख सकते हैं कि दोरनापाल है, गोरेगुंडा है, पोलमपल्ली है, पुसवारा है, इसी तरह से वो चिंतलनार तक ये सड़क जाती है। ये सड़क जो है पूरी जो है ये 56 किलोमीटर का स्ट्रेच है। और कहा ये जाता है कि यदि ये 56 किलोमीटर यदि पूरा कर लिया जाए तो आप काफी अंदर तक जा सकते हैं नक्सलियों के गढ़ में। यही वजह है कि नक्सली नहीं चाहते हैं कि ये रोड बने। और इस रोड को बनाने वालों की सुरक्षा के लिए जो टुकड़ी थी उस पर हमला किया गया है। आपको बता दूं कि 40 लोग थे यहाँ पे जो काम कर रहे थे, उनको भी बचा लिया गया है। और करीब 100 लोगों की टीम थी सीआरपीएफ की, जिसमें 75 जवान जो है वो बच गए हैं। 25 जवान की कैजुअलिटी हुई है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट रास्ता है, इसलिए जो है यहाँ पे हमला किया गया। अब आपको बताते हैं खतरनाक रास्ते जो है NH-30 जो है ये 75 किलोमीटर का रास्ता है, कोंटा से लेकर सुकमा तक का। यदि आपको यहाँ पहुंचना है तो ये एक काफी महत्वपूर्ण रूट है, जिसके जरिए आप सुकमा तक पहुंच सकते हैं। तो और उसके अलावा जो एक और नक्सली हमला हुआ था 11 मार्च 2017 को, वो है भेज्जी और इंजेराम के में। ये भी एक काफी महत्वपूर्ण रास्ता है, लेकिन ये सारे रास्ते जो हैं काफी खतरनाक है। और एक और महत्वपूर्ण रास्ता जो है वो दोरनपाल से लेकर के चिंता गुफा तक का है, आप देख सकते हैं। तो ये भी नक्सलियों के गढ़ में जाता है। और ये सारे रास्ते जो है काफी खतरनाक हैं, जिसकी वजह से जो है नक्सली जो है यहाँ पे हमला करते हैं। वो नहीं चाहते कि यहाँ पे सड़क बने, क्योंकि यदि एक बार रोड बन जाएगी तो वहाँ पे जो है सुरक्षा बल पहुँच सकेंगे जल्दी से, और तब नक्सलियों को दिक्कत होगी। यही वजह है कि जो है नक्सली जो है यहाँ पे हमला करते हैं। अखिलेश जी हां मनोरंजन, और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं कि जिस जगह पर हमला हुआ है, आखिर हमले के बाद वहां पर क्या दृश्य देखने को मिले थे। यही हुआ है हमला। ये जो सड़क के ऊपर एक सड़क आप देख रहे हैं कि बन रही है, सड़क का काम चल रहा है, जिसके बारे में मनोरंजन भारती आपको विस्तार से बता रहे थे। और इसी रास्ते पर ये हमला किया गया था। ये पेड़ जो है गिरा हुआ है। दरअसल होता यही है कि वो हमेशा इसी तरह से करते हैं कि जब उन्हें गाड़ियां रोकनी होती तो पेड़ जो है सड़क पर गिरा देते हैं। हालांकि डीजी जो है नक्सल ऑपरेशंस के, उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि यहाँ पर आईईडी का इस्तेमाल किया गया था या किसी तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था। ये गोलियों के निशान आप देख रहे हैं, जो कि बताते हैं किस तरह से वहां पर लगातार मुठभेड़ हुई है। जो गोलियां चली हैं वो पेड़ों में लग गई हैं जाकर के। जो आप निशान देख रहे हैं गोलियों के निशान हैं, और ये दिखाते हैं कितनी भयावह जो है मुठभेड़ वहां पर रही होगी नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में। ये गोलियों के निशान हैं जो पेड़ों के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि किस तरह से वहां पर गोलियां जो है वो खाली पड़ी हुई थी, जो कारतूस के खोखे होते हैं वो वहां पर बिखरे हुए थे सब्दूर मैदान के ऊपर, इन्हें समेटा गया ताकि ये पता लगाया सके कि नक्सलियों के पास किस तरह के हथियार थे। इस तरह के लिए ये जो गोलियां हैं इनकी तैयारी करके आप देख सकते हैं कि हथियार जो है वो भी वहाँ पर कुछ छूटे हुए हैं, हथियार जो नक्सली छोड़ गए हैं। एक रॉकेट लॉन्चर भी वहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिससे कि वो बख्तरबंद गाड़ियों पर हमला करते हैं। तो ये भी एक हथियार है जो कि वहाँ पर नक्सली छोड़ करके चले गए। पानी की बोतल्स हैं वहाँ पे, आप देख सकते हैं पानी की बोतल्स बोरे में लिपटी हुई है। पानी की बोतल्स तो पूरी तैयारी के साथ नक्सली आए थे। हृदय जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हृदय, आप वहां पे थे, आपने सारी चीजें देखी। ये पूरा हमला कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, कैसे किया गया और कितनी सुनियोजित ढंग से किया गया है?
देखिए, आपने तो पूरा रोड मैप दिखाया इन सारे इलाकों का। पिछले कई सालों में मैंने दौरा किया है, और किष्टाराम और भेज्जी का जब आप जिक्र कर रहे थे तो मुझे बात याद आ रही थी जब लोग कहते थे कि ये वो इलाका है जहां नक्सली जो है हाथ हिलाते हुए जाते हैं थाने के आगे से, और पुलिस वालों की तब एक जमाना ऐसा था कि हिम्मत नहीं होती थी कि उन पर गोली भी चला सके। तो ये सारे लिबरेटेड जोन है। और जो बात आपने पूछी कि हमला कैसे हुआ, वो हमले में ये हुआ है जो अभी बताया गया है तमाम पुलिस के आला अधिकारियों से और इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों से बात करने से जो पता चलता है कि ये लोग सवेरे 6 बजे करीब निकले थे, और बहुत अलसुबह निकले थे, तो 12 बजे तक काफी थक गए थे और ये खाना खाने के लिए रुके थे। ये कहा जा रहा है कि जब वो खाना खा रहे थे तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का उल्लंघन नहीं किया गया, क्योंकि कुछ लोग विजिल पर भी थे। लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं तो गार्ड्स डाउन हो जाते हैं, आप लोग थोड़ी लापरवाही कर देते हैं और उसके बाद फिर ऐसा हमला हो जाता है। तो बताया गया कि एक टुकड़ी पर हमला हुआ और उसके बाद फिर उसको जो उसको रेस्क्यू करने के लिए दूसरी टुकड़ी, क्योंकि 100 जवान जो हैं कुछ दूरी पर बट गए थे, वो पीछे से आए और उन्होंने इस एम्बुश से अपने साथियों को बाहर निकालने की कोशिश की। तो डीजी नक्सल ऑपरेशन यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि 25 जवानों की जान जरूर गई, जो बहुत दुखद है, लेकिन 75 जवानों ने अपने आप को बचाया और 40 लोगों की वहां सुरक्षा भी की और नक्सलियों को भी मारा है। और तो यानी एक ऐसा नहीं हुआ है कि एक तरफा फाइट हुई है, फाइट इधर से भी हुई है, जिसके जो देखने में पता चलता है। हृदेश, ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या नक्सलियों को पहले से जानकारी थी कि इस तरह की टीम वहां पर आ रही है, और दूसरी बात यह कि क्या नक्सलियों को इस बात से भी परेशानी है कि वहां पर सड़क बन रही, क्योंकि अगर सड़क बनेगी तो विकास होगा, सरकार के काम वहां पर जमीन तक पहुंचेंगे। जी देखिए अखिलेश, दूसरी बात का जवाब पहले देता हूं कि ये बहुत पहले से कहा जाता रहा है कि नक्सलवाद से लड़ने का सबसे इफेक्टिव तरीका है कि आप वहां पर इस तरह का विकास करें जिससे सरकार भीतर जा सके, दवाइयां भीतर जा सके, राशन भीतर जा सके, क्योंकि उनकी जो जड़ें हैं, उनका जो रेटरिक है, उनकी जो बयानबाजी है कि सरकार आपके लिए कुछ काम नहीं करती, वो लोगों के बीच कमजोर होगी और लोगों में सरकार मजबूत होगी। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर वहां सड़क बन रही है और जगरगुंडा तक ये सड़क जाती है, आपने चिंतलनार का नाम लिया उसके आगे, और जगरगुंडा वो इलाका है जो लंबे वक्त तक कटा हुआ था, वहां आप एरियल रूट से ही जा सकते थे, महीनों महीनों वहां ट्रक भेजने के लिए आपको आरोपी लगाना पड़ता था। तो ये जरूर है। और दूसरी बात आपने कहा कि उनको क्या पता था, बिल्कुल उनको पता था, इसलिए जो एसओपी है उसके तहत ये भी होता है कि जहां आप एक बार जा रहे हैं वहां 2-3 दिन तक ना जाएं, जिस रास्ते का आप एक बार इस्तेमाल कर रहे हैं उस रास्ते का दूसरी बार ना करें। लेकिन इस केस में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सड़क तो वहीं पर बनेगी, रोज आप वहीं पर जाएंगे। तो इसका फायदा नक्सलियों को मिला है और उन्होंने अपनी जन मिलिशिया का इस्तेमाल किया है, अपने जितने संगम के लोग हैं उनका इस्तेमाल किया है, और उसके बाद इस एम्बुश को लगा के उन्होंने हमला किया है। क्या हृदय गांव वाले किसके साथ है? क्या गांव वाले भी नक्सलियों के साथ है या गांव वालों को गन पॉइंट पे करके ह्यूमन शील्ड की तरह यूज किया है? दक्षिण बस्तर के इलाके में घूमिए, जो हाईवे से दूर रहता है वो चाहते हुए न चाहते हुए भी नक्सलियों के साथ है, जो हाईवे के साथ है वो चाहते हुए न चाहते हुए भी सरकार के साथ है। बीच की चॉइस, इसी बात को हम बार बार अंडरलाइन करते हैं कि इस वॉरफेयर में बीच की चॉइस लोगों के पास नहीं है। जो आदमी वॉर जोन में जो आदमी लिबरेटेड जोन में रह रहा है मनोरंजन, उसकी बात समझने की जरूरत है कि वो वहां पर उनकी सरकार जनताना सरकार चल रही है, वो कैसे उनके खिलाफ जा सकता है। न चाहते हुए भी उनको उनके लिए सड़कें खोदनी पड़ती हैं, लैंडमाइन लगाने में मदद करनी पड़ती है, प्रेशर बम लगाने में मदद करनी पड़ती है और सुरक्षा बलों पर हमला करने में मदद करनी पड़ती है। लेकिन जो लोग बाहर हैं वो सरकार की नीतियों के खिलाफ अगर बोलते हैं, कहीं पर आदिवासियों की प्रताड़ना होती है, तो उनको डर है कि वहां ज्यादा फोर्स अपना इस्तेमाल कर सकती है। तो ये एक दुखद पहलू है इस पूरी लड़ाई का। जी हृदय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हृदय जानकारी दे रहे थे वहां से कि क्या कुछ चल रहा है और कैसे हुआ हमला। और एक अभी ताजा खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जो आप नीचे देख रहे होंगे। पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कोयला घोटाले के आरोपियों की मदद का आरोप है। अपने घर पर आरोपियों से मिलते रहे हैं रंजीत सिन्हा। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल जनवरी में सीबीआई को यह आदेश दिया था कि वो अपने सीबीआई के जो पूर्व प्रमुख हैं रंजीत सिन्हा, उनके रोल की जांच करे, क्योंकि आरोप लगाए गए थे कि रंजीत सिन्हा ने आरोपियों की मदद की। और सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसी ये पाया था कि जो आरोप है वो सही है। इसके बाद सीबीआई को कहा था कि उनके खिलाफ जांच शुरू करे। साथ ही सीबीआई के जो निदेशक है आलोक वर्मा, उनसे भी कहा था कि इसके लिए एक एसआईटी बनाई जाए और साथ ही सीवीसी जो है उसको भी साथ में लिया जाए। सुनेत्रा चौधरी हमारी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुनेत्रा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये फैसला सीबीआई ने किया, हालांकि समय काफी लग गया क्योंकि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था और अब जाकर के सीबीआई ने ये मामला दर्ज किया है। बिल्कुल, मुझे लगता है ये क्योंकि ये काफी ज्यादा सेंसिटिव मामला है, इस वजह से हालांकि एमएल शर्मा जो कि पूर्व सीबीआई निदेशक थे, उन्होंने काफी क्लियर रिपोर्ट दी थी। उनके मुताबिक उनसे काफी गलती हुई है, लेकिन उसके बावजूद कई समय लग गया क्योंकि
सारे जो सीबीआई के ऑफिशियल्स थे उनको कोर्ट को इस बात पे भी बोलना पड़ा कि क्या एक सीबीआई के जो बाकी अफसर हैं अगर वो एक पूर्व निदेशक को प्रोब करेंगे, उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्या उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा कि नहीं। तो 2 सीबीआई डायरेक्टर, एक तो जब आर.के. अस्थाना थे दिसंबर में, उन्होंने कहा जी नहीं इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, हम प्रोब कर सकते हैं, और अब आलोक वर्मा ने भी 1 मार्च को भी लिख के दिया कि हम कर सकते हैं। काफी पहली बार शायद हो रहा होगा अखिलेश, आपको पता होगा कि एक सीबीआई निदेशक, मतलब जो नंबर 1 अफसर हैं सीबीआई के, उनको करप्शन चार्जेस पे, और वो भी जब वो सीबीआई के निदेशक थे उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पे कि कौन उनसे मिल रहा था, और सीबीआई का एफआईआर बहुत ही साफ है इस बारे में। उनका ये कहना है क्योंकि वो इन लोगों से मिले जो कि अभियुक्त थे इस केस में और बिना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के, तो इस वजह से उन पे ये मामला दर्ज हो गया है। तो ये पहले कभी नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप उस समय के सीबीआई अफसरों से या पूर्व बाकी जो डायरेक्टर्स हैं उनसे अगर पूछे तो उन सबका कहना है कि जी हाँ, रंजीत सिन्हा के खिलाफ एक्शन और उनको प्रोब करना चाहिए। तो ये पहली बार हो रहा है, लेकिन इट्स नॉट एंटायरली अनएक्सपेक्टेड। बहुत लोगों ने माना था कि ये सूनर और लेटर ये होके रहेगा अखिलेश। लेकिन सुनेत्रा, ऐसा अक्सर देखने को मिलता नहीं है कि सीबीआई डायरेक्टर के खिलाफ जो है इस तरह के चार्जेस लगे और उनके खिलाफ ऐसा केस दर्ज हो। ये काफी एकलौता मामला है। मनोरंजन, आप सही कह रहे थे, लेकिन मुझे ये कहते ये पहली बार हुआ है कि एफआईआर हुआ है। लेकिन इनके पहले जो डायरेक्टर थे, निदेशक थे, एपी सिंह, शायद जानने वाली मतलब इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उनकी जो इंटरैक्शंस है मोइन कुरैशी, एक मीट एक्सपोर्टर के साथ, वो प्रोब कर रही है। उनके खिलाफ अभी तक कोई केस दर्ज तो नहीं हुआ, लेकिन उनसे पूछताछ जरूर हुई है, उनकी भी क्वेश्चनिंग हुई है। तो ये काफी मतलब इंटरेस्टिंग टाइम है और पूरा एटमॉस्फेयर है कि एक के खिलाफ एक सीबीआई निदेशक जो कि काफी सीनियर मतलब टॉप ऑफिशियल भी थे। रंजीत सिन्हा इससे पहले कि वो सीबीआई डायरेक्टर बने, वो एक पैरामिलिट्री फोर्स के हेड थे। और मैं आपको थोड़े बहुत उनके, जब वो सीबीआई डायरेक्टर थे तो वो हमेशा से न्यूज में थे। एक बार उन्होंने रेप और बलात्कार के बारे में कुछ इनअप्रोप्रिएट और कंट्रोवर्शियल से उन्होंने वो दी थी, रिएक्शन दी थी, उस वजह से वो हेडलाइन पे हो गए थे। उनको लेकर के काफी हंगामा हुआ था। लेकिन एक संक्षिप्त आपसे जवाब चाहूंगा कि क्या कुछ पक्ष मिल पाया है रंजीत सिन्हा का, उनका क्या कहना है इन आरोपों के बारे में, या उनके किसी वकील से आपकी बात हुई हो? जी, मेरी बात उनके वकील विकास सिंह से बात हुई, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक सीबीआई ने उनको अभी इन्फॉर्म भी नहीं किया, तो इस वजह से उनके पास इस बारे में कोई कमेंट नहीं था, कोई रिएक्शन नहीं था। लेकिन उनका कहना था कि वो, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहा था, लेकिन उनका कहना था कि एफआईआर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बस सीबीआई को जांच करने को कहा था। तो उनके मुताबिक अभी बस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के स्टेज पर होगी, बट ऐसा लगता है कि सीबीआई को बहुत ही कुछ सब्सटैंशियल सबूत मिला होगा, जिस वजह से उन्होंने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बजाय उन्होंने स्ट्रेट अवे एफआईआर दर्ज कर दी है। जी सुनेत्रा, आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनेत्रा जानकारी दे रही थी कि जरूर जो है कुछ न कुछ रंजीत सिन्हा के खिलाफ कुछ पक्के सबूत हाथ लगे। वापस सुकमा पे लौटते हैं। सुकमा हमले के बाद छत्तीसगढ़ के एक घायल जवान की बात करते हैं। शेर मोहम्मद ने घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। शेर मोहम्मद ने बहादुरी का परिचय देते हुए गोली लगने से पहले 3-4 नक्सलियों को ढेर कर दिया। नक्सलियों ने पहले गांव वालों को भेजा हमारी लोकेशन चेक करने के लिए, तो गांव वालों के हाथ में हथियार नहीं, हम गोली कैसे मारे उनको। बाकी उनके बाद में नक्सलियों ने लगभग 300 स्ट्रेंथ थी नक्सलियों की, मिलिट्री दल की, ब्लैक यूनिफॉर्म में थे सभी। उन्होंने हमारे ऊपर अंधाधुंध फायर किया, फिर हमने उनको जवाबी कार्रवाई किया। नक्सली हमने भी बहुत मारे। रॉकेट लॉन्चर फेंके उन्होंने हमारे ऊपर, जवान घायल ने रॉकेट लॉन्चर, जो कि यूवीजेल होता है, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, वो भी हमारे ऊपर मारे। हमने भी उनको बहुत मारा है। सुकमा हमले के बाद छत्तीसगढ़ गए केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह अब कह रहे हैं कि केंद्र सरकार नक्सलवाद से निपटने की नीति पर फिर से विचार कर रही है। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने आज रायपुर पहुंचे राजनाथ सिंह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई की रणनीति का पुनरावलोकन किया जाएगा ताकि माओवादियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जा सके। इसके लिए 8 मई को दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई गई है।
इस बैठक में जो 35 जिले ऐसे देश भर के हैं जहां पर कि सबसे ज्यादा नक्सली हिंसा है, वहां के जिला अधिकारियों को बुलाया गया है। साथ ही 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरीज को भी इस 8 तारीख की बैठक में बुलाया गया है। राजनाथ सिंह अस्पताल में घायल जवानों से मिलने भी गए। मुख्यमंत्री रमन सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि जो मंसूबे हैं उनको पूरा नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवानों का यह बलिदान किसी भी सूरत में हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। इसीलिए यह भी फैसला किया है कि हमारी जो LWE की स्ट्रेटजी है उसको हम पुनः रिव्यू करने जा रहे हैं। जरूरत होगी तो हम उसे रिवाइज भी करेंगे और 8 मई को दिल्ली में वह बैठक मैंने बुलाई है और कई राज्यों के अधिकारी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। मैं समझता हूं कि ऐसी घड़ी में किसी पर दोषारोपण करने का कोई औचित्य नहीं है और यह करना नहीं चाहिए। आप सबका भी सहयोग चाहिए और यदि सीनियर अफसर्स की पोस्टिंग करनी होगी तो वह भी हम करेंगे। यह भी हमने तय किया। मैंने जो कुछ भी है स्ट्रेटजी आप लोगों को पहले भी मैंने बताया कि कभी भी स्ट्रेटजी डिस्क्लोज नहीं की जाती, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और जो हमले में शहीद हुए हैं जवान, उनके सब जो है घर पहुंच रहे हैं और जो है परिवार में मातम छाया हुआ है। मुझे अपने बेटे पे बहुत नाज है। देश के लिए कुर्बान हो गए हैं। ये मौका किसी को मिलता है। पूरा गांव अपने लाडले की शव यात्रा के लिए इंतजार कर रहा है कि जैसे वो गांव आए उनके ऊपर पुष्प वर्षा गांव करे। गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस कितनी है, सुते पे सारे, उन्होंने पता ही नहीं कि की होन दिया। और अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे साध्वी प्रज्ञा को जमानत। – 2008 के मालेगांव धमाका मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह को 5 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। वहीं कर्नल पुरोहित की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इससे पहले जांच एजेंसी NIA ने साध्वी प्रज्ञा को अपनी जांच में क्लीन चिट दे चुकी है। बावजूद इसके ट्रायल कोर्ट साध्वी की जमानत खारिज कर चुका है। NIA का दावा है कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ मुकदमा चलाने लायक सबूत नहीं है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत बॉम्बे हाईकोर्ट ने दे दिया आज, लेकिन जबकि ट्रायल कोर्ट ने उसी NIA की जांच की फाइंडिंग पर वहां पर खारिज कर दी थी। देखिए, ट्रायल कोर्ट ने NIA की रिपोर्ट को नहीं महत्व देते हुए ATS की रिपोर्ट को महत्व दिया था और इसके लिए ट्रायल कोर्ट ने बिल रिजेक्ट किया था। हाई कोर्ट में दोनों रिपोर्ट की, ATS रिपोर्ट की और NIA रिपोर्ट की डिटेल में कारण मीमांसा की गई और अंततोगत्वा कोर्ट ने उसको स्वीकार किया और बिल ग्रांट किया है। आई विल से ये तो धर्मस्ततो जय, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है और लास्ट में धर्म की विजय हुई है। लेकिन जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जिनके मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था, उसी से बम धमाका हुआ था, प्रमुख आरोपी यानी ATS की जांच में नंबर 1 आरोपी थी, उन्हीं को इस तरह से NIA ने बरी कर दिया, क्लीन चिट दे दी कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है और आज उन्हें जमानत भी मिल गई। सर, जहाँ तक मोटरसाइकिल का सवाल है, आपके नाम पर कोई मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, मैं लेके जाऊंगा और कोई गुनाह करूँ तो आप जिम्मेदार नहीं होंगे। जो उस गाड़ी के पोजीशन में है, जो उससे गुनाह करेगा वो जिम्मेदार होता है। 3 विटनेस 21, 23, 46 ये बोलते हैं 2 साल से वो मोटरसाइकिल रामचंद्र कलसांगरा के पास थी। जब वो मोटरसाइकिल प्रज्ञा सिंह ठाकुर के पास थी ही नहीं तो यूज के लिए वो कैसे जिम्मेदार हो सकती हैं? और कोर्ट ने उसको मान लिया है। उन्होंने सुधाकर द्विवेदी को मिलाया था राम सिंह कलसांगरा और संदीप डांगे से। इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है कि उन्होंने राम जी और संदीप डांगे को सुधाकर द्विवेदी को मिलाया था। इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है। मकोका हटने के बाद सुधाकर द्विवेदी का कन्फेशनल स्टेटमेंट कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता, इसलिए उससे संबंधित कोई एविडेंस नहीं रहा। उनके खिलाफ एक ऑडियो CD थी
जो यहाँ पर कोई भी ऑडियो सीडी नहीं है। ऑडियो सीडी हाई कोर्ट ने देखा था, उसमें कहीं भी उनका ऑडियो और वीडियो में कोई भी रेफरेंस नहीं है और इसके लिए कोर्ट कन्विंस हो गया कि जो एटीएस के चार्जशीट में साक्षीदार बोल रहे हैं वो सत्य नहीं है, क्योंकि वही बात ऑडियो और वीडियो में दिखाई नहीं दे रही है। और अब बात करते हैं इलाज के लिए भारत आई दुनिया की सबसे मोटी महिला ईमान अहमद के वजन कम होने को लेकर के कई दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच ईमान की बहन ने तमाम दावों को झुटलाते हुए हालात में सुधार से साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि इलाज कर रहे डॉक्टर लकड़ावाला झूठ बोल रहे हैं और उन्हें मूर्ख बना रहे हैं। ईमान की हालत में थोड़ा भी सुधार नहीं है। हालांकि डॉक्टर लकड़ावाला ने ईमान की बहन के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। डॉक्टरों का दावा है कि ऑपरेशन और 2 महीने की मेहनत से ईमान का वजन 242 किलो तक कम हो गया है। सांतिया हमारे साथ हैं, सांतिया के पास चलते हैं। सांतिया, ये क्या कंट्रोवर्सी है? डॉक्टर्स कुछ कह रहे हैं, उनकी सिस्टर कुछ और कह रही है, सच्चाई क्या है? देखिए बाबा, सच्चाई क्या है ये तो हम जब दोनों पक्षों की बात सुनेंगे तब समझ में आएगा। जहाँ पे बात कर रहे हैं हम ईमान की बहन की, जिनका ये आरोप है कि उनकी बहन का वजन उतना कम नहीं हुआ जितना कहा गया था, उनसे इस बात का वादा किया गया था कि वो चलने फिरने लगेंगी। इसी बाबत उन्होंने पूरा ये वीडियो सामने लाया है। लेकिन अब बात करें अगर अस्पताल पक्ष की, तो हम सब जानते हैं जब ईमान अहमद को इजिप्ट से यहाँ लाया गया था मुंबई में सैफी अस्पताल इलाज के लिए, 500 किलो के करीब उनका वजन था। इस बात को खुद उनकी बहन ने भी माना है। पूरे 2 महीने के इलाज के दौरान जब पिछले महीने उनका ऑपरेशन किया गया तो उस वक्त उनका वजन 250 किलो तक कम आ गया था। और अब जो है वो डॉक्टरों का कहना है कि जब परसों उन्होंने उनका वजन किया तब 171 किलो तक वजन कम हो गया था। इसमें एक और चीज जो गौर करने वाली होगी बाबा, वो ये कि सीटी स्कैन मशीन की अगर हम बात करें तो आज ईमान अहमद का सीटी स्कैन भी किया गया, क्योंकि उनके शरीर का जो दाहिना हिस्सा था वो पैरालिसिस अटैक का शिकार हुई थी वो, तो इसलिए दिमाग का कितना नुकसान हुआ था, ब्रेन डैमेज कितना हुआ था, ये जानने के लिए सीटी स्कैन में उन्हें रखा गया। अब जो रेडियोलॉजिस्ट हैं उनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि हालांकि उनकी मशीन जो है वो बहुत ज़्यादा आधुनिक है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़्यादा से ज़्यादा 200 किलो का ही वजन वो मशीन अपने आप में ले सकती है। तो ऐसे में अगर ईमान को, जैसे कि अगर हम दिखा सकें अपने दर्शकों को, हमारे पास उस चीज़ के शॉर्ट्स भी हैं कि किस तरह से उस सीटी स्कैन मशीन में ईमान अहमद को रखा गया, उनका सीटी स्कैन किया गया। तो रेडियोलॉजिस्ट का कहना है कि अगर इस मशीन में ईमान समा गई है, इसका मतलब उनका वजन 200 किलो से कम है। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी गौर करने वाली होंगी बाबा कि जैसा कि डॉक्टर्स का भी कहना है कि उनका जो काम था सैफी अस्पताल में जो उन्हें लाया गया था, सैफी अस्पताल को जिस चीज़ के लिए जाना भी जाता है वो है मोटापा कम करने की सर्जरी, यानी बेरियाटिक सर्जरी के लिए। अब ईमान अहमद की समस्या इन समस्याओं से ज़्यादा थी, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये आ सकती है कि अगर 500 किलो की महिला का वजन कम करके आप 171 तक ला रहे हैं तो ऐसे में एक्सेसिव स्किन एक बड़ा अपने आप में मुद्दा बनता है, जिसके लिए डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी। उसके अलावा ब्रेन डैमेज की जहां तक हम बात है वो कर चुके हैं। इससे पहले ईमान आज से 3-4 साल पहले इस ब्रेन डैमेज का शिकार भी हुई थी, जिसमें न्यूरो सर्जन अपना एक रोल, अपना किरदार अदा करेंगे। सैफी अस्पताल की मुख्य भूमिका इसमें नहीं रहेगी। हालांकि अगर हम सैफी अस्पताल की बात करें तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट की अगर बात करें तो वो ईमान की बहन को देने को तैयार है कि उन्हें उम्मीदें बहुत ज्यादा थी और वक्त लगेगा, जो कि पहला उन्होंने कहा भी था। तो शायद कहीं ना कहीं अस्पताल का मानना है कि ईमान की बहन उतना सब्र करने को तैयार नहीं। जी सांतिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त है ब्रेक का, और उसके बाद जब लौटेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि क्यों हो रही है आमिर की अवार्ड की चर्चा। और अब बात मशहूर अभिनेता आमिर खान की। आमिर खान ने 16 साल बाद न सिर्फ किसी अवार्ड समारोह में वो शामिल हुए हैं, बल्कि उन्होंने पुरस्कार भी लिया। दरअसल उनकी फिल्म दंगल को 75वें दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना गया, जिसे लता मंगेशकर का परिवार संचालित करता है। आमिर को ये अवार्ड आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हाथों मिलना इस लिहाज से भी दिलचस्प रहा है क्योंकि 2015 में असहिष्णुता के मुद्दे पर देश में डर का माहौल और पत्नी किरण राव के देश छोड़ने वाले बयान को लेकर आमिर को अच्छा खासा विरोध झेलना पड़ा था। लंबे समय से अवार्ड समारोह से दूर रहने वाले आमिर लता मंगेशकर के कहने पर आए। इससे पहले आमिर ऑस्कर सेरेमनी में जरूर नजर आए थे जब उनकी फिल्म लगान के लिए वो एकेडमी अवार्ड में शामिल हुए थे। क्या कहना है आमिर का, वो सुनाते थे। Last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day.
So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm. There's another part you feel depressed. You feel low. You feel, why is this happening? So that sense does exist in me, to be quite honest. और आमिर खान के इस बयान को लेकर काफी हंगामा हुआ था, जिसके बाद पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी, जो उस वक्त रक्षा मंत्री थे, उन्होंने एक बात तो बिना नाम लिए उनके खिलाफ बयान भी दिया था। How does someone dare to talk about ill of this country? भारत मातेच्या संदर्भात चुकीची गोष्ट मी श्रीनगरमधली बोलत नाही, मी दिल्लीमध्ये बोलतो। कोण देशाच्या विरुद्ध कोण बोलू शकतो, त्याला गट्स कसे येतात? How does he have that courage to speak like this is my question. I am not talking about any university, any organization, but I am only trying to point out that if anyone speaks like this, he has to be taught a lesson of his life. आणि लोकांनी दाखवून दिलंय हाऊ फ्रॉम पीपल पॉवर्स। एका ऍक्टरने ही चूक केली की माझी बायको परदेशी जाऊन तिला राहायचं आहे। इट वॉज एन एरोगंट स्टेटमेंट। however poor my family is, however poor or whatever it may be, small my house is, I have to love my house and always aim to make a big bungalow out of it. That is separate through a right procedure. But you can't feel ashamed of yourself. और पिछले दिनों जब फिल्म रुस्तम के लिए अक्षय कुमार को अवार्ड दिया गया, तो उस वक्त नेशनल अवार्ड के ज्यूरी चेयरमैन प्रियदर्शन ने कहा था कि हमें आमिर खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड क्यों देना चाहिए, जब वो साफ कर चुके हैं कि वो अवार्ड समारोह में शिरकत नहीं करते। अगर वो सम्मान नहीं लेना चाहते तो उन्हें सम्मान देने की वजह क्या है? इन दिनों हमने लोगों को अपना सम्मान वापस करते देखा है, हम वो जोखिम नहीं उठाना चाहते। और सारा विवाद इस बात को लेकर खड़ा हुआ था कि रुस्तम के लिए अक्षय कुमार को क्यों अवार्ड दिया गया, दंगल के लिए आमिर खान को अवार्ड क्यों नहीं दिया गया। रुस्तम के लिए अक्षय कुमार को अवार्ड मिलने पर जो विवाद हुआ था, उसके बाद कल अक्षय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि अगर चाहो तो इसे वापस ले लो। ये ऐसा है कि मैं 25 साल से देख रहा हूं, जब भी कोई जीतता है उस पर हमेशा चर्चा होती है, तो मेरे लिए कोई नई नहीं बात हुई। हमेशा ही कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी कर देता है, इसको नहीं मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए था। अरे भैया ठीक है, मेरे बाद 26 साल बाद मिला है, अगर वो भी आपका मन करे ले लो, नहीं तो। हमारे साथ आरएसएस के चिंतक विचारक राकेश सिन्हा फोन लाइन पर मौजूद हैं। राकेश जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आमिर खान को सम्मान दे रहे हैं। आमिर खान को लेकर के काफी विरोध भी किया गया था इस बात को लेकर के कि उनका जो बयान आया था। अब क्या मानते हैं, क्या आमिर खान जो है अब राष्ट्रवादी हो गए हैं या अब असहिष्णुता जो है खत्म हो गई है? राकेश जी, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही तो मेरा सवाल यह था कि जिस तरह से मोहन भागवत के हाथों आमिर खान ने अवार्ड लिया है, इसके बाद क्या लग रहा है, क्या देश में असहिष्णुता खत्म हो गई है, अब आमिर खान राष्ट्रवादी हो गए? देखिए, तो आमिर खान को सोचना चाहिए ना। आमिर खान ने असहिष्णुता कही थी, वो अवार्ड लेने वो गए। परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन भागवत जी को मुख्य अतिथि के रूप में उस कार्यक्रम में बुलाया गया। उस ट्रस्ट के महत्व को आप समझते हैं, लता दीदी का देश में क्या महत्व है इसको आप समझते हैं। लता दीदी की इच्छा थी कि मोहन भागवत जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बने, और जिन लोगों को सम्मान के लिए चुना गया उससे पूर्व मोहन भागवत जी मुख्य अतिथि बन चुके थे। संघ किसी भी प्रकार के बाइनरी में विश्वास नहीं करता है। संघ का पहले भी मत था कि असहिष्णुता नहीं है, आज भी मत है असहिष्णुता नहीं है। जो लोग कहते हैं वे अपने मत पर पुनर्विचार करें या विचार करें। मोहन भागवत जी ने एक मुख्य अतिथि के रूप में जो लोग चुने गए उनको पुरस्कार दिया। यह भारत की एक परंपरा है, और मोहन भागवत जी का जो स्तर है उस स्तर पर एक छोटी राजनीति या छोटी बातों को सोचना भी एक अन्यथा मैं लेता हूँ। राकेश जी, सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से आमिर खान वो किसी सम्मान समारोह में नहीं जाते हैं, फिल्म अवार्ड नहीं लेते हैं, और अभी जिस तरह से रुस्तम के लिए अक्षय कुमार को अवार्ड मिला उसको लेकर के भी काफी विवाद हुआ है। एक सांसद जो बीजेपी के, उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ वजन घटाना या बढ़ाना जो है वो अभिनय नहीं होता। तो यानी एक तरह से पूरी तरह से खारिज किया जा रहा था आमिर खान का जो दावा था दंगल फिल्म के लिए। लेकिन यह बात जरूर कि दंगल फिल्म को काफी प्रसिद्धि मिली थी। अब ये जो सम्मान है ये दंगल फिल्म के लिए उनको दिया गया है। एक तरफ सरकार जो है वो उन्हें इस लायक नहीं पाती, दूसरी तरफ ट्रस्ट जो है जिसमें अवार्ड दिया जा रहा है, जिसमें आरएसएस प्रमुख सम्मान दे रहे हैं, वो पाता है कि दंगल फिल्म सबसे अच्छी थी, उनका अभिनय जो सबसे अच्छा रहा है।
देखिए, ये तो अवार्ड देने वाले जो कमेटी होती है उसका विवेक होता है, उसके चयन की प्रक्रिया होती है और एक मापदंड होता है। उस पर मैं कोई प्रश्न नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ आमिर खान वहाँ गए, उन्होंने मोहन भागवत जी को बहुत सम्मान दिया। जब पीछे ग्रीन रूम में गए तो मोहन भागवत जी के पास जाकर बैठे। तो ये तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने अवार्ड वापसी का और असहिष्णुता का एक नाटक किया था इस देश में, उनका एक राजनीतिक उद्देश्य था और शायद आमिर खान भी उस राजनीतिक प्रक्रिया में उद्देश्य में बह गए या उन्होंने अपने विवेक से ऐसा बयान दिया, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जो इस तरह की बातें करते थे, जो कि हकीकत नहीं था, यथार्थ नहीं था इस देश में। जी